नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमित शाह के अलवर दौरे से पहले छात्र हिरासत में, सीजेपी ने दी बड़ी चेतावनी। तारिक रहमान की दिल्ली यात्रा टली, बांग्लादेश ने रखी हसीना पर बड़ी शर्त। सुखबीर बादल पर हमले की एनआईए जांच की मांग, हरसिमरत ने शाह को लिखी चिट्ठी। वंदे मातरम विवाद पर शाह ने किया सोनिया से माफी की मांग, कांग्रेस ने घेर लिया। आशीष बनर्जी की मौत पर ममता के आरोप खारिज, शुभेंदु ने फोन रिकॉर्ड जांचने के लिए कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रविवार को राजस्थान के अलवर दौरे से पहले पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक छात्र अमित शाह के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाकर विरोध करने की तैयारी कर रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांगों में छात्र संघ चुनाव बहाल करना शामिल है। छात्रों ने खराब सड़कों, दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कथित मत घोटाले की जांच जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। पुलिस का कहना है कि वीआईपी कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए छात्रों को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस पर कांग्रेस जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता आशुतोष राका ने एक्स पर लिखा कि अगर अमित शाह और कंपनी चाहते हैं तो हम देश भर में जेल भरो आंदोलन कभी भी शुरू कर सकते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित दिल्ली यात्रा फिलहाल के लिए टल गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दौरे के लिए अभी अनुकूल माहौल तैयार करने की बहुत जरूरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता AKM शाहिदुल करीम के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य फरार आरोपियों को वापस भेजने की मांग की। साथ ही शहीद शरीफ उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों के प्रत्यर्पण की भी मांग की गई है। ढाका अब इन मामलों पर भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण पहले ही मिल चुका है। उन्हें सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। फिलहाल यात्रा चलने के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर नजर है। अब देखना होगा कि भारत इन मांगों पर क्या जवाब देता है और तारिक रहमान की दिल्ली यात्रा आगे कब तय होती है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपने पति और पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। हरसिमरत कौर ने कहा कि सुखबीर बादल पर 2024 और 2026 में 2 बार हमला होना गंभीर मामला है। उन्होंने दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध और किसी बड़ी साजिश की जांच की मांग की है। हालांकि साजिश से जुड़े उनके दावों की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नांदेड़ के गुरुद्वारे में हुए ताजा हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट लगी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच अभी भी जारी है। अब हरसिमरत कौर का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने एनआईए से पूरी मामले की गहराई से जांच कराने की मांग की। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में हुए झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुए कथित विवाद से जुड़ी हुई है। बीजेपी नेता विकास पुत्तूर का आरोप है कि वंदे मातरम बजने के दौरान सोनिया गांधी के व्यवहार से ऐसा लगा कि वो कार्यक्रम में बाधा डाल रही थी या वो वंदे मातरम बजने नहीं देना चाह रही थी। उन्होंने पुलिस से एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने की मांग की। पुत्तूर ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो कर्नाटक हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी पर लगाए गए आरोप फिलहाल बीजेपी नेता के दावे हैं। पुलिस जांच के बाद ही यह साफ होगा कि घटना में वास्तव हुआ क्या था। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन के बाद उठे विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी के इन आरोपों पर सीधे तौर पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का एक भाषण शेयर करते हुए लिखा कि जब वंदे मातरम बोलने पर लाठियां पड़ती थी, कांग्रेस ने तब इस राष्ट्र घोष के माध्यम से आजादी का बिगुल बजाया।
तब संघ से जुड़े लोग या तो दुम दबाकर भाग गए या फिर दुम हिलाकर अपने अंग्रेज मालिकों को खुश कर रहे थे। 22 अगस्त को राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे पहुंच रहा है। राहुल ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। राहुल ने एक्स पर लिखा कि भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की वो काबिल तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना तक करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर भी किया गया, लेकिन अब उनकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक का वीडियो सामने आने के बाद सरकारी स्कूलों की हालत पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो को सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने शेयर किया है। उनका आरोप है कि प्रधानाध्यापक शराब के नशे में नजर आ रहे थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दिपके ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू करते हुए सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कई स्कूलों में शिक्षक, पानी, शौचालय, सड़क और सुरक्षित इमारत जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अभियान के तहत स्कूलों की समस्याओं का रिकॉर्ड तैयार करने और सुधार से पहले की बाद की तस्वीरें साझा करने की योजना है। अलग अलग राज्यों में छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया है। अब देखना होगा कि यह अभियान सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने में कितना असरदार होता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार में यूपी पुलिस पर सवाल उठाए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। और पुलिस का इंतजाम किया था कि फोन करो, आपके खेत में, आपके घर पे आके मदद करे पुलिस। डायल 100 याद कीजिए आप, उसको इन्होंने 112 कर दिया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, लेकिन अब पुलिस भी खराब कर दी इन्होंने। पुलिस इतनी खराब कर दी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और पुलिस इतनी खराब है, अगर आप थाने गए तो आपकी तरफ देख करके सबसे पहले जेब देखेंगे, जेब में क्या है। और यही हाल तहसील का हो गया है। पुलिस केवल पैसे देख रही है। और सुनने में आया कि हथेली गरम तुरंत पुलिस नरम। एक ही कानून चल रहा है यहां पर कि हथेली गरम पुलिस नरम हो जा रही है। इसलिए अब बचेंगे नहीं, ये बचने वाले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत पर सियासी विवाद बढ़ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि आखिरी दिनों में आशीष बनर्जी को बदनामी, झूठे आरोप और भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आशीष बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी मामला दर्ज नहीं था और पुलिस ने उन्हें कोई नोटिस भी नहीं भेजा था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस को उनके आखिरी दिनों के फोन रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि वो किन लोगों के संपर्क में थे और कहीं उन्हें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। आशीष बनर्जी की मौत के बाद सामने आए सुसाइड नोट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नोट में कथित तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन, भ्रष्टाचार के आरोपों और बदनाम किए जाने की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि राजनीति में आना शायद उनके जीवन की गलती थी। कथित नोट में आशीष बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और किसी काम के बदले पैसे नहीं लिए। उन्होंने तारापीठ, रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी (TRDA) में अपनी भूमिका को सीमित बताया और कहा कि उनके पास टेंडर, चेक या एनओसी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं था। उन्होंने अपने शिक्षक जीवन को भी याद किया और परिवार के युवाओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। नोट में कथित तौर पर यह भी लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कथित नोट की प्रामाणिकता की भी पुष्टि की जानी अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सली शब्द पर सियासी विवाद बढ़ गया है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन नक्सली सोच रखने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। इस बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने तीखा जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे दिमागी नक्सली कहलाने पर गर्व है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से सवाल पूछने वाले युवाओं को नक्सली कहना गलत है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज सुनने की मांग की।
पीएम मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो अब बीजेपी ने सफाई दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सली नहीं कहा। उनके मुताबिक दिमागी नक्सली वे लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को नहीं मानते, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, जो चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर को भारत से अलग करना चाहते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.